Hello students, we were studying electricity. First part we have completed and now we are going to start part second in which we will study about Ohm's law, resistance and resistivity. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं Ohm's law. इट वॉज स्टेटेड बाय जॉर्ज सिमोन ओम. किसने दिया था ये? जॉर्ज सिमोन ओम ने. तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है MCQs वगैरह में. हु गेव ओम्स लॉ या ओम्स लॉ इज स्टेटेड बाय डैश डैश डैश. तो इसको हम देख लेंगे. आगे है ओम्स लॉ था क्या एग्जैक्टली. एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कॉन्स्टेंट देन द amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. तो अभी तक हम करंट पढ़ चुके हैं. करंट क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? अब हम देख रहे हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा. तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर डिपेंड करता है और करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर हम कुछ भी कह सकते हैं. तो I इज़ प्रोपोर्शनल टू V. अब V इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो इसकी बजाय हम रख देते हैं R. तो V इज इक्वल्स टू IR वेयर R इज़ कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस. R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. फिर से समझाती हूँ इसको. एट कॉन्स्टेंट It is stated that at constant physical conditions like temperature are kept constant. तो इसमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. जब भी ओम्स लॉ आता है लिखने के लिए तो हमें ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कीपिंग टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट. टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तब करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो V इज इक्वल्स टू IR. V इज इक्वल्स टू IR हो गया, जहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट है. अब क्या है? फॉर्मूला देखते हैं. अब ये देखो फॉर्मूला लर्न करने की नीड ही नहीं है. कैसे हो जाएगा? फॉर्मूले को समझते हैं. ये एक ट्राइंगल है. सपोज़ मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल बना हुआ है. वैसे तो V इज इक्वल्स टू VIR हमने ये ऐसे लिख लिया. अब अगर हम इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल आया, अगर उसने V पूछा तो V इज इक्वल्स टू IR हो गया. ठीक है. अब अगर I पूछते हैं तो V अपॉन R ये हो गया. और अगर R पूछते हैं तो V अपॉन I. R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो इसका मतलब क्या है? एक ही ट्राइंगल से हमें 3 फार्मूले मिल गए और हमें लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. बहुत इजी चीज़ है. क्या करा हमने इसके लिए? फिर से बताती हूँ. एक ट्राइंगल बनाया, उसमें ऐसे कर दिया, ऊपर V लिख दिया, नीचे I लिख दिया, उसके बाद R लिख दिया. अब अगर V पूछता है तो IR, I पूछता है तो V अपॉन R और R पूछता है तो V अपॉन I. बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा. अब क्या था? I और V कांस्टेंट. I और V, I बढ़ता है तो V भी बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा. इसीलिए जो भी ओमिक रजिस्टर होता है, ये जहाँ भी जो भी चीज़ ओम्स लॉ को फॉलो करेगी वहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. और जो भी चीज़ नॉन ओमिक होगी या जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी उसका ग्राफ ऐसे या ऐसे कैसा भी हो सकता है. तो ये चीज़ आ गई होगी समझ में. अब क्या है? रेजिस्टेंस. अभी हमने पीछे देखा था R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. ये एक फार्मूला था. अब याद रखना रेजिस्टेंस के केस में क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. अब हिंड्रेंस क्या होता है? जो करंट को अपोज करे. देखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट. तो R हमने अभी पीछे भी पढ़ा था. R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो R I के अपोजिट है. R बढ़ेगा I घटेगा, R घटेगा I बढ़ेगा. लेकिन अगर I और V की बात करी थी तो हमने पीछे देखा था V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेकिन यहाँ पर R जो है वो
क्या करता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को जो रोकेगा वो रेजिस्टेंस है। द एसआई यूनिट इज़ वोल्ट पर एम्पियर और ओम, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if on applying a potential difference of 1 volt across the two ends of a conductor a current of 1 ampere flows through it। क्या है इसका मतलब? R is equals to V upon I is equals to 1 volt upon 1 ampere is equals to 1 ohm। अब इसको आराम से हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इफ़ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। बहुत ईजी है, देखो अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if on applying a potential difference of 1 volt across the two ends of a conductor a current of 1 ampere flows through it। तो इस चीज़ को याद रखना, किसी भी चीज़ की, किसी भी यूनिट, किसी भी चीज़ की अगर हमें डेफिनेशन बनानी है तो उसके फॉर्मूले को लेके उसके अकॉर्डिंग आराम से डेफिनेशन बन जाएगी। बिल्कुल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझो, इसको समझोगे तो एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जाए हम उसको, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है कि क्या एग्जैक्टली जो अभी ओम्स ने एक्सप्लेन किया था कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या ऐसा है, और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको ध्यान से सुनना। ओम ने क्या किया, ओम को छोड़ो, इसमें क्या करना है, इसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमने ये एक यूनिट रेडी करी। इस यूनिट में क्या है, हमने एक, अभी इस चीज़ को भूल जाइए, हमने एक 2.5 वोल्ट की बैटरी ली और उसके साथ हमने एक रजिस्टर लगाया, उसमें वोल्ट मीटर अटैच कर दिया, एमीटर अटैच कर दिया और की अटैच कर दी। ठीक है, 2.5 वोल्ट का है। अब क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो करता है। करंट पता है हमेशा, हमने पीछे पढ़ा था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा और यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ तक आने में हमारे पास एम्पियर की हमने रीडिंग ले ली, एम्पियर की एमीटर की रीडिंग ले ली। हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, 2.5 की बैटरी लगाई थी। ठीक है, और एमीटर की रीडिंग जब हमने नोट करी तो वो आई 0.1। ठीक, अब हमने क्या करा, हमने एक और बैटरी, अब ये कितनी हो गई, 2 बैटरीज हो गई। अब हमने 2 बैटरी लगा दी, वो भी 2.5 की है, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब टोटल 5 हो गया। तो अब टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V5। अब हम फिर से यहाँ से करंट फ्लो हुआ ऐसे। अब करंट फ्लो होता है तो हमने एमीटर में रीडिंग चेक करी, तो अब एमीटर की रीडिंग आई 0.2। देखो अब फिर से क्या होता है, अब हमने एक और यहाँ पे ये वाली एक और बैटरी लगा दी। अब ये कितनी हो गई, 3 बैटरी हो गई, 1 2 3। ठीक है, अब करंट कितना हो गया, 7, करंट कह रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 7.5। अब करंट फ्लो करा ऐसे करके ऐसे, और जब हमने एमीटर पर रीडिंग देखी तो आई 0.3। ठीक, अब हमने एक और बैटरी लगा दी यहाँ पर और ये हो गया 10 लगाते ही, अब ये हमने 2.5 की एक और बैटरी लगा दी। अब ये 2.5 2.5 2.5 2.5 टोटल हो गए 10। अब वापस से हमने करंट जब फ्लो करा, एमीटर पे रीडिंग देखी तो यही 0.4। अब देखो, अब आगे ध्यान दो, हम ऐसे लगाते रहे बैटरीज़ को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहे और एमीटर की रीडिंग को चेक करते रहे। अब ये हमने एक टेबल दी है, इस टेबल पे देखते हैं हुआ क्या। यहाँ पर देखो, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 था तो एमीटर की रीडिंग थी 0.1 एम्पेयर। तो हमने इसमें R निकाल लिया, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, पता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट।
तो इससे निकला हमारा जो रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई 25। अब हमने वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर लिया था, 2 बैटरी लगा दी थी यहाँ पर, तो एमीटर की रीडिंग आई 0.2 और जब हमने आर निकाला तो ये आया वापस से 25। अब हमने एक और बैटरी ले ली थी 3 और जिसमें आया था 7.5 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये आया था 25। अब इन्होंने 4 का लगा लिया, 4 बैटरी ज़्यादा कर लिया, मतलब लगातार बढ़ाते गए। 2.5 ली तो 0.1 आया, डबल कर ली तो 0.2 आया, और डबल कर ली 10 हो गया तो 0.4 आया, 15 कर लिया तो 0.6 आया, 25 कर लिया तो 1 आया। अब हमने ये सब तो चेक कर लिया, अब आगे देखते हैं आर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आर आया था 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। देखो जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाया वैसे वैसे आई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर हम V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, ये रहा, इफ़ V इंक्रीजेस I इंक्रीजेस, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमने यहाँ पे टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस जैसे प्रेशर वगैरह उन सबको कांस्टेंट रखा है, बिल्कुल चेंज नहीं किया। अब आगे आते हैं, अब क्या हुआ, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस को। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज़ इक्वल्स टू IR, ठीक, R इज़ इक्वल्स टू V अपॉन I, ये हमारा डेरिवेशन था। अब R हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि R कांस्टेंट था, R क्या था, कांस्टेंट था। हमने ये वाला साइन हटाया था प्रोपोर्शनल का तो R रख दिया था, और R क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब R हमेशा कांस्टेंट रहेगा V और I के केस में। तो V अपॉन I इज़ इक्वल्स टू R, V बढ़ेगा I बढ़ेगा तो R सेम रहेगा। तो यहाँ पर R देखो सब में सेम है, 25, 25, 25, 25, 25, 25। क्यों है सेम, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। चलो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी। अभी पहले ये देख लो, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और R इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे कह सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा और यहाँ पे इक्वल्स टू आके रो लग जाएगा, इसको रो कहते हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगा, पहले इसके लिए हम एक ये देखते हैं। हमने क्या करा, ये रहे एक्टिविटी, हमने एक ये सर्किट है ये हमारा, हमने इसमें पहले एक ये वाला वायर लगाया था, इस वायर को लगाया, इसकी लेंथ सपोज L थी, इसकी लेंथ L थी। तो L जब हमने इसको लगाने के बाद करंट एमीटर की रीडिंग चेक करी तो एमीटर की रीडिंग आई सपोज 1, तो हमने इसको 1A लिख दिया, 1 एम्पियर। अब मैंने क्या करा, लेंथ को डबल कर दिया। देखो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है लेंथ, L अगर हमारी 1 है, 1 L है, तो एमीटर की रीडिंग या करंट को बोलते हैं I इज इक्वल्स टू, एमीटर की रीडिंग कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक है। अब ये वाला जो है सेकेंड वाला वायर, ये डबल लेंथ का है, तो अब L कितनी हो गई, 2L। और जब हमने इसके बाद एमीटर की रीडिंग को चेक करा तो वो कितनी आई थी, 1/2 एम्पियर। ये है जब L 1 था तो A 1 था, करंट सॉरी I, L इज इक्वल्स टू 1, करंट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। अब L हमारे हो गए 2, तो करंट कितना हो गया, 1/2 एम्पेयर, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलेगा, और रेजिस्टेंस
को अभी हम देखेंगे। मतलब एल बढ़ी तो आई डाउन हो गया, और ये चीज़ याद रखना, एल बढ़ेगी तो आई कम हो गया। इसका मतलब एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमें एक चीज़ और पता है, जहाँ करंट का अपोजिट क्या हो गया, रेजिस्टेंस। करंट को कौन रोक रहा है, रेजिस्टेंस रोक रही है। तो करंट के बारे में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे इज इक्वल्स टू आर। अब मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा दूंगी, क्यों, देखो क्या हुआ, एल का दुश्मन है आई, लेकिन आई का दुश्मन है आर, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ, एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ इज डायरेक्टली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये बात मैंने प्रूव कर दी। कैसे करी, फिर से बताती हूँ। अगर मैंने एक इस लेंथ का वायर लिया था और उसे एक सर्किट, देखो आगे बताती हूँ। अगर मैंने इस लेंथ का वायर लिया था, इसकी लेंथ है एल, तो इसका करंट आया था 1, तो ये 1 मीटर का 1 आया। अब मैंने इस लेंथ को डबल कर दिया, ये हो गया, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 2, लेकिन करंट की वैल्यू आई है 1/2, तो ये डबल हो गया और ये हाफ हो गया। तो एल जब बढ़ा तो करंट डाउन हो गया, आई डाउन हो गया। तो इसका मतलब एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। और करंट जब इन्वर्सली करंट घटेगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, और करंट घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हम इस चीज़ को छुपा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एल इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। ये चीज़ प्रूफ हो गई है। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले ये वायर लिया था और इसकी लेंथ डबल करी थी। अब की बार हमने वायर लिया, ये मतलब वायर तो हमारा वही था, उसका एरिया था, इसकी थिकनेस देखो, वायर की थिकनेस क्या है, ये है। तो पहले उसका एरिया 1 था, तो उसका करंट आया 1, ठीक है। अब ये वाला जो 3rd नंबर का वायर दिख रहा है, ये वाला, इसकी थिकनेस डबल दिख रही है, एरिया हमने कर लिया डबल, 2a हो गया। तो आई की वैल्यू भी 2a हो गई, डबल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब हमने एरिया बढ़ाया, थिकनेस बढ़ाई, तो जब एमीटर की रीडिंग चेक करी तो वो भी बढ़ गई। तो अब जब एमीटर की रीडिंग बढ़ गई तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, आर डाउन हो जाएगी। अब डाउन होगी तो इसका मतलब क्या है, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या हुआ, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हमने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गई। मतलब अगर हम वायर की थिकनेस डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। जो पहले केस में एल के साथ हो रहा था, आई का यहाँ पे करंट एरिया का हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ। तो यही चीज़ हमें देखनी है। अब इसको हम पीछे देखते हैं, क्या था, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो मैं आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखूँ या ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, बात एक ही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वायर का, उसकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, देखो ये पहले थिकनेस, ये वायर है तो पहले इसकी थिकनेस इतनी थी, तो इसका एरिया a था और इसकी रेजिस्टेंस r थी। अब हमने इसकी थिकनेस को डबल कर दिया, अब ये वायर इतना मोटा हो गया है। तो अब इसकी थिकनेस तो हो गई 2a और इसकी रेजिस्टेंस हो गई r/2। तो क्या हुआ, a बढ़ गया और r घट गया। तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a
ए। ये चीज़ आ गई समझ में। अब क्या है थर्ड को हम बाद में देखेंगे। अब हमने अभी तक क्या देखा, देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दूसरा देखा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हमने क्या लिखा था, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को तो हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसको बोलते हैं रो, आर एच ओ, रो। ये पी तो होता है ऐसे और ये बनता है थोड़ा सा टिल्ट में, पी, रो एल अपॉन ए। तो रो का क्या रोल हो गया, रो इज अ रेजिस्टिविटी, और रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पर भी है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, आर इज प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, ये एल है, एल अपॉन ए। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए को हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। और रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, याद रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी क्या है, वेयर रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी। इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एसआई यूनिट इज ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस की क्या थी, ओम, और इसकी क्या होती है, ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। रो इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो जो होता है वो, उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब एक और चीज़ रह गई, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो अब हमने कैसा कंडक्टर लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक हम प्योर मेटल लेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर हमने अलॉय वगैरह लिए हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अलॉय क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले इसी चैप्टर के अगले पार्ट्स में मिल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स हैं, किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसी की कम है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है 1.59 इंटू 10⁻⁻8, और कॉपर की होती है ये। तो कई बार जितनी कम रेजिस्टिविटी तो करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। तो मतलब हमें ये वाले सिल्वर या कॉपर को या गोल्ड को ही यूज़ करना चाहिए। तो हम इन सब में किसको यूज़ करते हैं, कॉपर को। ज़्यादातर वायर्स कॉपर के बने हुए होते हैं। तो हम सिल्वर को क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इसीलिए हम सिल्वर की बजाय कॉपर को एज ए मेटल या एज ए वायर यूज़ करते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है सिल्वर से, और ये कॉस्टली भी नहीं होता इतना। अब ये आयरन की देख लो, स्टील, प्लेटिनम, नाइक्रोम की देखिए 1.50 इंटू 10⁻⁻6 है ये, और ये -8। तो ज़्यादा किसकी हो गई, ऑब्वियसली नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम को ही हम काफ़ी चीज़ों में एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होती है या फिर इलेक्ट्रिक केटल होती है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ एंड ऑल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए, कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। और अगर ध्यान से सुनोगे तो आई थिंक 1 टाइम इज़ मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।